हम्म। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा चुनावों की। हरियाणा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक तरीके से कहें तो परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इस वजह से कि बीजेपी इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो कई राज्यों में आने वाले चुनावों को जीते। लेकिन हरियाणा के हालात जो हैं वो अभी बिल्कुल उलट हैं। उलट इसलिए क्योंकि 10 साल से बीजेपी की जो सरकार वहां थी, जिनके नेतृत्व में, उनको लेकर बेहद बहुत जोर शोर से वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। इसलिए कांग्रेस चुनाव जीत रही है या नहीं जीत रही है, लेकिन बीजेपी वहां चुनाव जरूर हार रही है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा से जुड़े हुए, हरियाणा पर ही नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया से। विशाल, हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। और पहला सवाल यही है कि लोग कह रहे हैं, हरियाणा में आपने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की, स्वयं भी आप हरियाणा के हैं, फॉलो करते रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है, और जनता लड़ रही है बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है। चाहे दूसरी तरफ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को हराना है। क्योंकि तीन बहुत प्रमुख फैक्टर्स हैं। किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, और रोजगार का भी मुद्दा इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा। आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं वहां जो चुनाव प्रचार होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7वें दिन, आज ही के दिन, शनिवार के दिन, अगले हफ्ते वोटिंग होनी है। तो चुनाव प्रचार में 5 दिन बचे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जी? देखिए हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव प्रचार में केवल 5 ही दिन बचे हैं और अब ये आखिरी राउंड है इस चुनावी लड़ाई में। जो भी पार्टियां हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको अब जो भी जी जान इस चुनाव में झोंकना है, उसके लिए ये आखिरी राउंड उनके लिए है। ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें कई तरह की टैक्टिक्स और टेक्निक्स अपनाई जाएंगी, जैसे कि जो बागी हैं या जो नाराज हैं उनको मनाना, उन जनता के पास और आपको बेहतर तरीके से जाना पड़ेगा। जो स्टार प्रचारक हैं उनकी रैलियां आप दनादन आपको और ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि पिछले कई दिनों से स्टार प्रचारक दोनों ही दल जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनके उतर चुके हैं मैदान में, लेकिन अब आपको और प्रमुख रूप से भी वो लोग दिखाई देंगे चुनाव मैदान में। दूसरी बात जो आपने कही वो महत्वपूर्ण होती है और उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने कहा कि लोगों का कहना है और विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार हरियाणा में जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए, चुनाव आपने भी बहुत कवर किए हैं, मैंने भी बहुत कवर किए हैं। जब किसी चुनाव में जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि उसके खिलाफ अगर जनता में नाराजगी दिखाई देती है, तो हमेशा वो चुनाव ऐसे ही आकलन होता है कि उस चुनाव को जनता लड़ रही है। ऐसा जो इससे पहले की केंद्र में सरकारें रहीं, उनके खिलाफ भी जब चुनाव हुआ तब यही कहा गया था, जब वो चुनाव हारे, जब एंटी इनकम्बेंसी थी। जी। भारतीय जनता पार्टी भी इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। तो जहां वो चुनाव हारी वहां यही कहा गया कि भाई जनता चुनाव लड़ रही है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो सत्ताधारी दल है उसने जो शासन किया है उसके खिलाफ लोग वोट देना चाहते हैं या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अब वो उनकी वोट किसी दूसरे की जीत में तब्दील होती है कि नहीं, ये मतदान के दिन और मतदान के बाद जो तय होगा, और मतदान के बाद जो है, जो मतगणना होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन हम लोगों को पता चलेगा कि वो कितना वोट में तब्दील हो पाया। लेकिन आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जो कहा वो यहां और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी कि नहीं, ये तो जैसा कि मैंने कहा मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अब किसी भी सत्ताधारी दल के लिए चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाए हैं। सत्ताधारी दल के लिए चुनाव हारने का मतलब ये भी होता है कि आपने पिछले चुनाव में जितनी सीटें पाई थी, आप इस चुनाव में उससे कम पा रहे हैं। अब हो सकता है कि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपने सीटें कम जरूर पाई लेकिन उसके बाद आप सरकार बनाने में सफल रहे। लेकिन यहां वो संभव होगा कि नहीं, वो भी एक दूर की कौड़ी है।
पर हाँ, मैदान पर, ग्राउंड पर जनता के बीच जो मुद्दे उठते दिखाई दे रहे हैं, जिन मुद्दों की हवा बनती दिखाई दे रही है, या जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, सरकार से मतलब जो सत्ताधारी दल रहा है 10 साल तक, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, उनके जवाब कंफर्टेबली जो है बीजेपी की तरफ से आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है, यानी कि जो उनकी इलेक्शन मशीनरी है, उसने हथियार डाल दिए हैं। और इसका अंदाजा आप जो उनके बड़े नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान, जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, पिछले कुछ चुनाव में विशाल हमने ये देखा है कि बयानों से दरअसल चुनाव जीते नहीं जा रहे हैं। ये एक दौर था, आज से अगर 20 साल पहले बोले, जब 2004 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे और पहली बार इतनी छीटाकशी और कीचड़ उछाल राजनीति हम लोगों ने टर्म इस्तेमाल करना शुरू किया था एक दूसरे के ऊपर विभिन्न दलों में, तो वो था। लेकिन अगर देखें तो बयानों से अगर चुनाव जीते जाते तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2-3 महीने पहले हुए, उसमें बहुत बेहतर रहती। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बयान आए, बहुत बड़े बड़े बयान भी आए। राम मंदिर का भी मुद्दा था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कोई खास ऐसा बयान नहीं दिया था, और नहीं उन्होंने बड़े दावे किए थे। हाँ, ये था कि विपक्ष की हैसियत से वो इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन जो चीज हो गई वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में सबसे ज्यादा सीटें आई, तो उससे मुझे लगता है कि हरियाणा को भी देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अब हरियाणा का चुनाव हो रहा है, अगर कश्मीर को हम थोड़े समय के लिए अलग रखें। तो इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी तो हार रही है, मतलब बीजेपी अगली सरकार नहीं बनाने जा रही है। सीटें कितने आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहां नहीं है, अगर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है तो बीजेपी विपक्ष में आती है। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये सवाल है कि ऐसी स्थिति में अब अगले 5 साल में बीजेपी जब वहां सरकार में नहीं बैठेगी, तो हरियाणा प्रदेश बीजेपी में क्या कुछ हो सकता है? क्या रणनीतियां बनेगी? क्या नए इक्वेशन बनेंगे? और बीजेपी को लार्जली कितना नुकसान या फायदा हो सकता है? क्योंकि कई धड़े बीजेपी के भी अलग हैं। अनिल विज को आपने देखा, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा, नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा। वहां भी जाटों से बीजेपी की दूरी रही है। लगातार बीजेपी ने इसको किया भी है कि ठीक है, हम नॉन जाट पे लड़ेंगे। तो क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि अब तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी वहां सरकार नहीं बनाने जा रही। देखिए, आप पहले तो आपने जो एक बात कही, जो एक कमेंट किया, मैं उससे थोड़ी-सी शुरुआत करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बयानों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। इसमें थोड़ा सच भी है और थोड़ा सच नहीं भी है। वो इसलिए क्योंकि बयानों से कई बार चुनाव जीते भी गए, वो दौर और था, आपने भी बताया। और मैंने वही और कहा था। कि अब के दौर में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, 2014 का आप लोकसभा चुनाव ले लीजिए, उसमें बड़े-बड़े बयान हुए थे और खास तौर पे जब कोई बड़ा नेता या कोई नया नेता जब सीन पर आता है और कुछ वायदे करता है, तो सरकार, जो जनता जो है, वो उनको या तो रिजेक्ट कर देती है या उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये तय ज़रूर है कि बयानों से चुनाव हारे जाते हैं, ये इसकी बानगी ज़रूर है। और इसकी एक बड़ी बानगी जो है, श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी का बयान है, जिसे सब लोग याद रखेंगे, पत्रकारिता के जगत में तो रखेंगे ही रखेंगे, जनता जो है, जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, वो भी याद रखते हैं। तो उस तरह की भी बातें होती है। लेकिन वापस हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में आपने सही कहा कि अब बयानबाजी का असर हरियाणा चुनाव पर होता नहीं दिख रहा है। जिस स्टेज पे हरियाणा का चुनाव है, उस स्टेज में अब बयानबाजी से अलग आपको ग्राउंड पर कोई एक रणनीति जो आपने बनाई हो और जिसे आपने इंप्लीमेंट किया हो, अब उसको अगली फेज में ले जाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उनके पास क्या रणनीति है? पिछले कुछ दिनों से उनकी तरफ से आए बयानों को देखिए, रणनीति उससे मालूम चलती है। रणनीति ये है कि कांग्रेस, जो कि एक मजबूत दल उभर के सामने आया है इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश में, कि उसकी जीत होती दिखाई दे रही है, या कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे तो दिखाई दे रहा है इस वक्त, आकलन जो है। तो उसके अंदर जो आपसी सरफुटबल है, और कांग्रेस इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है, हम सब जानते हैं।
कि कांग्रेस की जो आपसी खींचतान है उसके चलते उन्होंने जीते हुए चुनाव को मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते हार दिया है। मतदान केंद्र में जीते हुए चुनाव को मतगणना के बाद सरकार बनने से पहले हार दिया है। और कई बार तो सरकार बनने के बाद भी बनी हुई सरकार जो है वो गंवा दी है, क्योंकि आपसी खींचतान पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां ये दिखाई दे रही है कि जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये एक साथ नहीं रहने वाले हैं। इनमें जो आपसी खींचतान सर फुटअव्वल है उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। और वो बयान सीधे तौर पर गृह मंत्री की आज की रैली में, कल की रैली में भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई ये तो वो पार्टी है जो कि दलित विरोधी पार्टी है। अब दलित विरोधी क्यों कहा गया? क्योंकि हुड्डा बनाम शैलजा हो रखा है। शैलजा नाराज बैठी हुई थी, हालांकि वो एक मंच पे दिखाई दी राहुल गांधी के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत भी जाती है इस चुनाव को, तो वो जीत का अंतर कितना होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जीत का अंतर मतलब सरकार बनाने के लिए आपको 46 सीटें चाहिए, उससे ज्यादा आप कितने पाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो आपसी खींचतान है उसके चलते आपकी सरकार अगर बनती है तो उसको कोई नुकसान ना हो। जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसलिए की जा रही है ताकि जो एक जिसे कहा जाए कि एक एक वोटर्स में जो है, मतलब एक तरह का कहीं एक सेक्शन ऑफ वोटर्स में कंफ्यूजन जरूर होना चाहिए। बहुत सारे वोटर्स फेंस सिटर्स होते हैं, और खासतौर पे अलग अलग समुदाय में हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जाट वोटर्स का एक समुदाय है, दलित वोटर्स का एक समुदाय है, ओबीसी वर्ग एक है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नहीं साहब, सब 36 जाति एक बराबर हैं, लेकिन जाति की जो राजनीति है वो केवल उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं चलती, वो बाकी जगह भी चलती है और हरियाणा में भी चलती है, ये हम सबको मालूम है। तो उस लिहाज से बीजेपी की रणनीति ये है। अब आपने कहा कि चुनाव हारने के बाद अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा अगर वो चुनाव हारते हैं, तो वहां क्या होगा पार्टी में? देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। पार्टी के जो बड़े नेता रहे जिन्होंने प्रदेश में पार्टी को 0 से लेकर 40 तक पहुंचाने में, 45-47 तक पहुंचाने में मेहनत का काम किया, उनको इस चुनाव में किसी न किसी तरह से दरकिनार किया गया। यानी कि उसको हरियाणवी में कहते हैं कि आपने उनको बट्टे खाते लगा दिया। तो चाहे वो रामविलास शर्मा हो, चाहे वो अनिल विज हो, जो कि शुरुआत से नाराज चल रहे थे, गृह मंत्री जरूर थे प्रदेश के, लेकिन मुख्यमंत्री से नाराज चलते रहते थे। इसके अलावा आप राव इंद्रजीत सिंह को आपने उनके इलाके में तवज्जो जरूर दी, लेकिन वो भी इस बात को लेकर कुलबुला रहे हैं कि साहब हमें प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। और ये भी गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर पार्टी जीती तो अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे, यानी कि ओबीसी वर्ग को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्ष में भी रणनीति यही रहेगी। ओबीसी वर्ग को साथ रखा जाएगा, दलित वर्ग को जो है कैसे और साथ जोड़ा जाए उसकी रणनीति पे बात होगी। और रही बात जाट समुदाय की, तो मुझे लगता है कि उससे दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद उसको पाटने में ये चुनाव और इसके बाद एक और चुनाव तक इंतजार करना पड़ सकता है पार्टी और को। बीजेपी, देखिए विशाल, बीजेपी चाहती भी है कि जाटों को दूर रखें ताकि ध्रुवीकरण हो। देखिए, आपने रणनीति की बात की, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास दो ऑप्शन थे, एक डिफेंसिव होने का, एक ऑफेंसिव होने का। डिफेंसिव इस वजह से क्योंकि 10 साल सरकार रही, सरकार से नाराजगी रही लोगों की, मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी रही, खास करके दूसरे टर्म में, इसीलिए उन्हें हटाना भी पड़ा पार्टी को। तो डिफेंसिव होने के बजाय, चूंकि यहां पर कुमारी सैलजा से एक सपोर्ट मिल गया बीजेपी को, और वो दलित नेता हैं सैलजा, इस वजह से उसमें बीजेपी ऑफेंसिव हो रही है कांग्रेस के लिए और जनता तक पहुंच रही है। बात लेकिन बिल्कुल सही है। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है हर्ष जी, के कुमारी शैलजा के कैलिबर का या उनके स्टेचर का दलित नेता हरियाणा में किसी और पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस छोड़ के अशोक तंवर गए जरूर, लेकिन उसको उनको इस चुनाव में कोई खास तवज्जो नहीं दिखाई दे रही, उनको कोई सामने नहीं पेश किया जा रहा, चेहरे के तो तौर पर सामने नहीं खड़ा किया जा रहा। तो ये बेसिकली वो टेक्टिक है कि अगर ये हमारी थाली में रोटी नहीं आ रही है तो तुम्हारी में भी नहीं जानी चाहिए, किसी और के पास बिल्कुल चली जाए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो बीजेपी एक तरीके से ऑफेंसिव हो रही है। अब सवाल ये होता है कि क्या 5 दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार में, 7वें दिन, तो 6 दिन बचे हुए हैं वोटिंग में, तो क्या बीजेपी की ये रणनीति अब वहां के वोटरों का
मन बदल पाएगी? क्योंकि कहते हैं ना हरियाणवी में कि वोटर मन बना चुके हैं कि रोटी तो इस बार पलटी जाएगी। देखिए, अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है मन बदलने की, लेकिन आप समझिए कि यहाँ रणनीति क्या है। यहाँ रणनीति ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखिए कि आप हारी हुई बाजी को, लगभग हारी हुई बाजी को आप थोड़ा सा और खींचना चाहते हैं। आप अगर इतना खींच पाए और वोटर मन बदल पाए तो शायद आप बराबरी पे आके खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप बराबरी पे भी आके नहीं खड़े हो रहे तो कम से कम सामने वालों के लिए राह इतनी मुश्किल करिए, इतनी आसान भी न छोड़िए। अगर मुश्किल नहीं कर सकते तो इतनी आसान भी न छोड़िए कि वो आसानी से 5 साल सरकार चला पाए। सबसे पहली बात तो ये है। और जी दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के मुद्दों पे बात होती है और जब इस तरह के ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल मैं करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इसे ध्रुवीकरण दूसरी तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन इसे कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक टेक्निक है, एक चुनावी रणनीति है। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। कांग्रेस पार्टी की भी अपनी एक रणनीति रही है। उसने जाट वोटरों को जो है प्रमुखता दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये वोटर जो है वो सत्ताधारी पार्टी से नाराज हैं, तो हम इनको अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने दलित जो वर्ग है उसको भी प्रेफरेंस दी, उसको भी जो है मतलब उचित क्योंकि उनके पास रिप्रेजेंटेशन दी। दोनों नेता हैं, एक तरफ हुड्डा है, एक तरफ सैलजा है, इसलिए दलित को भी उन्होंने प्रेफरेंस दी और ये चलता दिख रहा है। विशाल, हरियाणा से एक जुड़ा और सवाल हम करते हैं कि हाल के दिनों में अगर आप ट्रेंड देखें भारतीय वोटर्स का, क्योंकि अब युवा वोटर्स आ गए हैं, फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लाखों में हो गई है। आपने ट्रेंड देखा कि दिल्ली में जो चुनाव हुए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जो दोनों चुनाव हुए, 14 में, 15 में, 19, 20 में जो चुनाव हुए, उसमें जनता ने बिल्कुल एक पक्षीय अपना मत दिया कि जी जो है उसमें 95% एक ही पार्टी को मिलेगी। यही चीज हमने पंजाब में भी देखी। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, या उत्तर प्रदेश से पहले मैं गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की भी बात करूं, तो इस बार हालांकि राजस्थान में उतना नहीं रहा, कुछ सीटें गई, लेकिन लॉपसाइडेड था एक ही पार्टी के लिए, वो बीजेपी के लिए था। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा इस बार कि बीजेपी गिरी तो थोड़ी बहुत नहीं गिरी कि 60 पे आ गई, 55 पे आ गई, नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी बना दिया लोगों ने। क्या आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा चुनाव में भी इस बार वहां के वोटर जो हैं इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कहीं ऐसा ना कर दें कि किसी एक पार्टी को, जिसको भी वो मौका दें सरकार बनाने के लिए, 90 में से 75 सीट, 80 सीट उसी पार्टी को चली जाए और बाकी सबसे बढ़ जाए? इसके कितने आसार लग रहे हैं वहां पर? देखिए, इसके आसार जरूर बनते हैं और खासतौर पे आज जो स्थिति है उसमें आसार इसलिए बनते हैं, लेकिन केवल इसी चीज के नहीं बनेंगे, क्योंकि देखिए कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो होता है और राजनीति में ऑप्शंस भी होते हैं कि या तो ये होगा और ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर चुनावी राजनीति की हरियाणा में बात करके देखें और मोटे तौर पे आपके इस सवाल का मैं संक्षेप में जवाब दूं, तो जवाब ये बनता है कि आज की स्थिति में जहां हम खड़े हैं वहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एज है। भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान है। जितनी सीटें उनको पिछली बार मिली थी, अगर वो उसके आधे के आसपास रह पाए, यानी कि 40 सीटें थी, 20 से 25 के बीच अगर वो अपने आप को खींच तान के ले जाएं, तो उनको शायद संतुष्ट रहना चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप जो है एक संतोषजनक परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन फिर बाकी सीटें कहां गई? लगभग 90 सीटों की विधानसभा है और अगर ओपिनियन पोल्स की तरफ नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को 50 मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 मिल रही है, तो ये तो 75 ही हुई। बाकी 15 सीटें भी बचती हैं और उन्हीं 15 सीटों से ये तय होता है कि क्या वो मैंडेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, 75 नहीं तो क्या 65 का मैंडेट मिलेगा। हरियाणा में 67 सीटें भी जीती थी कांग्रेस पार्टी ने एक बार जो है भजन लाल के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था। तो वो एक अलग बात है, और वो हालांकि वो अलग बात है कि नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए थे। तो कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी में असल जो गेम है वो चुनाव के बाद ही शुरू होता है, जब नतीजे आ जाते हैं, उससे पहले नहीं होता है। हुड्डा इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं जी दरअसल। बिल्कुल, जी बिल्कुल।
वो 2005 में वो कर चुके हैं, जो जो उनको डर लग रहा है कि कहीं भाई 2024 में ना हो जाए, या उनके समर्थकों को भी लग रहा है। जी खैर जी। वो अलग बात है और वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो 5 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों में जो जनता को संदेश जा रहा है, देखिए जनता का एक बड़ा सेक्शन अपना मन बना चुका है कि उसे इसके पास जाना है या उसके पास जाना है, लेकिन जो फेंस सिटर्स हैं, जो वोटर्स फेंस सिटर्स हैं, या जिनका मन बदल सकता है, जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सीटों पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं, बागी खड़े हैं, उनकी भी अपनी बेहतर स्थिति है। तो ये जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में जनता के बीच राजनीतिक पार्टियां और जो उम्मीदवार हैं वो जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस संदेश से ये तय होता है कि वो जो फेंस सिटर हैं वो तय करेंगे कि नहीं, अब हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम दूसरे के साथ जाएंगे। तो खेल पलट सकता है कुछ सीटों पर, लेकिन अगर वो और सीमेंट होती है फीलिंग, तो फिर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि शायद जिस तरह का मैंडेट चुनाव दर चुनाव देखने को मिल रहा है, शायद इस तरह का मैंडेट यहां भी देखने को मिल सकता है। तो मैं इसीलिए बार बार शायद कह रहा हूं कि अब मतदाता पहले भी बहुत इंटेलिजेंट था, अब मतदाता और इंटेलिजेंट हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो खुल के नहीं बोलता है। जो फेंस सिटर मतदाता है वो कुछ कुछ सेक्शन बोलता है वोटर्स का, और उसको हम मान के ये चल लेते हैं कि भाई एक लहर चल रही है या एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लेकिन असली जो डिसीजन मेकर है, वो जो सेगमेंट है वोटर्स का, वो बहुत इंटेलिजेंटली अपनी वोट कास्ट करता है। बिल्कुल, मतदाता जैसे जैसे युवा होते जा रहे हैं, जेनेक्स होते जा रहे हैं, भारत की उम्र घटती जा रही है, मुझे लगता है चाणक्य नीति आज फिर उतनी ही सफल होती और आज के दिन भी उतनी ही ये बल्कि रिलेटिव दिख रही है जितनी पहले कभी हुआ करती थी, क्योंकि मतदाता बोलते नहीं, सीधा फैसला सुनाते हैं और जो उन्हें करना रहता है उसका ढिढोरा बहुत ज्यादा नहीं पीटते। फिलहाल दर्शकों इतना ही। हम लगातार 5 दिन बाकी है विशाल जी, और आपके साथ लगातार आते रहेंगे जब तक चुनाव प्रचार चलेगा। काउंटडाउन हरियाणा का हम देंगे और अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे कि क्या वहां चल रहा है। फिलहाल हमारे मंच पर आज इतना ही। विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।